दिवस की पूर्व संध्या पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि आपने मानवता के कल्याण और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। चलिए दोस्तों, हम अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली अच्छी खबर तो भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका में विश्व शांति पुरस्कार मिला है। अमेरिकी संगठन ने अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए उन्हें ये सम्मानित किया। पीएम नरेंद्र मोदी को वाशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी और एक संगठन अमेरिका इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन यानी AIAM ने मिलकर डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है, जो कि वाकई में हमारे भारत के लिए गर्व की बात है। और वहीं आज प्रधानमंत्री 24 नवंबर को उड़ीसा पर्व 2024 में हिस्सा लेंगे और शाम 5:30 बजे नई दिल्ली में यहाँ संबोधित भी करेंगे। चलिए अब अपन खबरों में आगे बढ़े, इससे पहले कुछ इलेक्शन न्यूज अपडेट देख लेते हैं चुनावी नतीजों के बारे में। शुरुआत करें महाराष्ट्र से, तो देखिए महाराष्ट्र में आखिरकार भाजपा गठबंधन की सरकार बन गई, 230 सीटें जीती। एकनाथ शिंदे बोले कि मुख्यमंत्री तीनों पार्टियां मिलकर तय करेगी। फडणवीस ने भी कहा कि एक है तो सेफ है। अब महाराष्ट्र में महायुति की फिर से सरकार बनने जा रही है, क्योंकि महायुति गठबंधन को 230 सीटों पर कुल जीत हासिल हुई, जिसमें भाजपा ने 132, शिवसेना ने 57 और एनसीपी ने 41 सीटें जीती हैं। जबकि महाराष्ट्र में कांग्रेस सिर्फ 48 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनावी जीत के बाद संबोधन में कहा कि महाराष्ट्र में झूठ, छल और फरेब की हार हुई, विकसित भारत का संकल्प मजबूत हुआ। मोदी बोले कि महाराष्ट्र ने कुर्सी फर्स्ट को नकारा, डंके की चोट पर कहा कि एक है तो सेफ है, कोई भी ताकत धारा 370 को वापस नहीं ला सकती है। कुछ यूं संबोधित किया पीएम मोदी ने। महाराष्ट्र चुनाव में बड़ी जीत के बाद भाजपा मुख्यालय पहुंचे प्रधानमंत्री। पीएम ने कहा कि एक है तो सेफ है देश का महामंत्र बन गया है। और महाराष्ट्र की जीत को ऐतिहासिक बताते हुए पीएम मोदी ने झारखंड में इंडी गठबंधन को भी बधाई दी, क्योंकि झारखंड में फिर से हेमंत सोरेन सरकार बन चुकी है। 56 सीटों पर जीत हुई। हेमंत बोले कि इंडिया गठबंधन की परफॉर्मेंस अच्छी रही। झारखंड में कुल 81 सीटें थी, जिसमें झामुमो को 56 से ज्यादा सीटें मिली। बीजेपी 24 सीटें लेकर आई झारखंड में, और बहुमत के लिए 41 सीटें चाहिए होती है, तो झारखंड में फिर से झामुमो की सरकार बनने जा रही है। और महाराष्ट्र चुनाव जीत के बाद भी पीएम मोदी ने संबोधन में कहा कि संविधान में वक्फ बोर्ड का कोई स्थान नहीं है। पीएम बोले कि कांग्रेस ने संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी। जाते जाते कांग्रेस ने दिल्ली के आसपास की संपत्तियां वक्फ बोर्ड को दे दी। पीएम मोदी ने भाजपा मुख्यालय दिल्ली में संबोधन करते हुए सीधा सीधा कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। वैसे वक्फ बोर्ड को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया। मैं आपको अपडेट बता दूं, उत्तर प्रदेश में वक्फ की नई नीति को मंजूरी मिली है। सुन्नी और शिया बोर्ड में अब समानता होगी। योगी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें मीटिंग में कई सारे नियमों में बदलाव किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए नई नीति को मंजूरी दी है। और इस नई नीति के तहत वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है, और मुतवल्ली बनने के लिए न्यूनतम 25 साल की आयु भी निर्धारित की गई है। इसके अलावा भी यूपी में अब वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों से जुर्माना वसूलने की व्यवस्था भी की गई है। वहीं महाराष्ट्र के नतीजे अप्रत्याशित रहे। राहुल गांधी ने झारखंड के जनादेश पर भी थैंक यू कहा। और महाराष्ट्र झारखंड के अलावा भी कुल 15 राज्यों की 46 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। केरल के वायनाड में प्रियंका गांधी 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीती। मध्य प्रदेश में कुछ मंत्री भी हारे। यूपी में 9 में से 7 सीटों पर भाजपा गठबंधन की जीत हुई। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने क्लीन स्वीप किया, सभी 6 सीटों पर ममता सरकार की जीत हुई। और महाराष्ट्र चुनाव में बिग बॉस फेमस एजाज खान को भी 155 वोट मिले, जो कि नोटा से भी कम वोट मिले। तो उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल भी किया गया, क्योंकि इंस्टाग्राम पर भी उनके 56 लाख फॉलोवर्स हैं, फेसबुक पर 41 लाख फॉलोवर्स हैं। उन्हें वोट मिले सिर्फ 150 के लगभग। तो सोशल मीडिया पर यूजर्स के द्वारा ट्रोलिंग करने पर उन्होंने कहा कि मेरे वोट क्यों गिन रहे हो। उन्होंने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए कहा कि दूसरों की जीत से ज्यादा मेरी हार के चर्चे हो रही हैं। और वो बोले कि मैं फिर भी सोशल वर्कर हूं और रहूंगा। और दोस्तों, यूपी के मुरादाबाद जिले की कुंदर की विधानसभा सीट पर भी एक अनोखा मामला देखने को मिला। यहाँ 11 मुस्लिम प्रत्याशियों के बीच एक हिंदू उम्मीदवार ने जीत हासिल की। 11 मुसलमान कैंडिडेट थे, उनके बीच एक अकेला हिंदू कैंडिडेट था। फिर भी इन्होंने बड़े भारी मतों से वोट में जीत हासिल की है। भाजपा के रामवीर सिंह, जहां इनको 1,70,371 वोट मिले। कुंदरकी में मुसलमानों ने अखिलेश यादव के साथ खेल कर दिया। भाजपा के रामवीर ठाकुर ने भेदा कुंदरकी का किला। 31 सालों का यहाँ रिकॉर्ड टूट गया, क्योंकि यहाँ लगभग 31 साल बाद पहली बार इस सीट पर बीजेपी की जीत हुई है, इतने अनुभवी मुस्लिम प्रत्याशियों के बीच। तो ये बीजेपी की एक बड़ी जीत मानी जा रही है। और बाकी कुल भी उत्तर प्रदेश उपचुनाव की 9 सीटों के नतीजे आ गए, जिनमें 7 सीटों पर बीजेपी गठबंधन ने जीत हासिल की। 2 सीटें सीसामऊ और करहल पर सपा ने जीत हासिल की है। इधर पंजाब उपचुनाव के नतीजे भी देखिए आप। आम आदमी पार्टी 3 और कांग्रेस 1 सीट पर जीती। बरनाला में बागी की वजह से आम आदमी पार्टी हारी। 2 कांग्रेस सांसदों की पत्नियां और पूर्व वित्त मंत्री भी हारे। है ना। तो ये कुछ अपडेट्स रहे इलेक्शन रिजल्ट्स के। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं आज की महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। देखिए अगली खबर, 25 नवंबर से हमारे देश में संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। और इस बार विपक्ष को 10 सालों में पहली बार सबसे ज्यादा आक्रामक होने का मुद्दा भी मिला है। चलिए अगली खबर है, भारत ने आर्मेनिया को भेजा महाशक्तिशाली पिनाका रॉकेट सिस्टम। पाकिस्तान के दोस्त अजरबैजान पर बरपाए
बढ़ाएगा कहर। आर्मेनिया को लगातार भारत से हथियार मिल रहे हैं, जबकि अजरबैजान को पाकिस्तान और चीन से मदद मिल रही है, क्योंकि अभी आर्मेनिया और अजरबैजान में दुश्मनी चल रही है। वहीं हमारे भारत में मणिपुर राज्य की हिंसा पर भी अपडेट आ रहा है कि मणिपुर में 7 जिलों पर इंटरनेट बैन को और बढ़ा दिया है। कुछ विधायकों के घर पर भी हमलों के मामले सामने आए, जिनमें अब तक 34 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुरक्षा बलों की 288 कंपनियां तैनात हैं। ये रहे मणिपुर के वो 7 जिले जहां इंटरनेट पाबंदियों को 2 दिन और बढ़ा दिया है। चलिए भारत के लिए एक और बड़ी अच्छी खबर देखिए आप। IIT दिल्ली ग्रेजुएट्स को नौकरी देने वाला टॉप इंस्टीट्यूट बना। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग की 2025 लिस्ट जारी हुई, जिसमें दुनिया की टॉप 250 यूनिवर्सिटी में IIT दिल्ली 28वें नंबर पर रहा। और भी हमारे देश की भारत की टॉप यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग आप देख सकते हैं, जिन्होंने जॉब देने के मामले में ये रैंक हासिल की है ना। वही दोस्तों अभी सर्दियों का सीजन शुरू हो चुका है। आपकी हेल्थ को लेकर एक अपडेट बता दूं, सर्दियों में शकरकंद आप रोजाना खाएं तो ज्यादा बेहतर है। 213% तक विटामिन ए मिलेगा इससे आपको। मिनरल से भी भरपूर है, आंखों के लिए भी लाभकारी है और कैंसर रोधी तत्वों से भी भरपूर है शकरकंद, जिसे हम स्वीट पोटैटो भी कहते हैं। ये देख सकते हैं आप 200 ग्राम शकरकंद की न्यूट्रिशन वैल्यू क्या क्या होती है, इसमें कितनी कैलोरीज होती है, प्रोटीन, शुगर, फैट, फाइबर, वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह सारे न्यूट्रिशन होते हैं इसमें। देश के डॉक्टर एक्सपर्ट का भी ये कहना है कि सर्दियों में आपको ये फ्रूट जी भर के खाना चाहिए, क्योंकि इसमें विटामिन और मिनरल्स भी काफी ज्यादा होते हैं, जो हमारे रोजाना की जरूरतों में काम आते हैं। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए राशन कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। अब इन चीजों में कमी हुई तो कुछ में बढ़ोतरी हुई है। एक तो सरकार ने राशन कार्ड में हाल ही में बदलाव किया है। अब 1 यूनिट में 3 किलो चावल, 2 किलो गेहूं जो पहले मिलता था उसकी जगह 2 किलो गेहूं और 2.5 किलो चावल मिलेगा। इसके अलावा भी राशन की कुछ क्वांटिटी में ये बदलाव किए गए हैं। और वहीं दोस्तों सरकार का ये भी कहना है कि 1 जनवरी 2025 से पहले आपको अपने राशन कार्ड की KYC करवा लेनी है, वरना हो सकता है आपको राशन मिलने में दिक्कत आए फिर, ठीक है ना। और चलिए अगली खबर देखिए, प्रदूषण पर अपडेट आ रहा है। दिल्ली में प्रदूषण अभी भी गंभीर स्थिति में है। AQI 467 पर पहुंचा फिर से। पर्यावरण मंत्री चीफ सेक्रेटरी से बोले कि प्रतिबंधों का सख्ती से पालन किया जाए, पर्सनली मॉनिटर करें हालातों को। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, पेरेंट्स से, माता पिता से पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि दिल्ली के स्कूल फिर से खोले जाएं, क्योंकि स्कूलों को बंद करने के खिलाफ कुछ पेरेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ी फटकार भी लगाई है। वहीं ग्रेटर नोएडा में भी 25 तारीख तक स्कूल बंद रहेंगे। फिर से रेड जोन में पहुंचा ग्रेटर नोएडा का वायु प्रदूषण भी, तो प्रशासन ने आदेश जारी किया 12वीं तक के स्कूल 25 नवंबर तक बंद रखने का। इसके अलावा देखिए वाहन मालिकों के लिए भी एक नया नियम लागू हुआ। दिल्ली में ईंधन के प्रकार की पहचान के लिए लगाना होगा स्टिकर। मतलब ये कि दिल्ली की सड़कों पर अब अगर आप गाड़ी दौड़ाते हो तो आपको गाड़ी पर एक एक्स्ट्रा स्टिकर लगाना पड़ेगा। दिल्ली परिवहन विभाग की तरफ से इस संबंध में नोटिस भी जारी किया है। वाहन की विंड स्क्रीन पर स्टिकर चिपकाना होगा और अलग अलग ईंधन के आधार पर, मतलब आपकी गाड़ी पेट्रोल वाली है या डीजल वाली है, उस आधार पर ये स्टिकर लगेगा अलग अलग कलर का। आप अपने नजदीकी RTO सेंटर जाकर के भी स्टिकर चिपका सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, अडानी मामले पर अपडेट आ रहा है कि अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग का बड़ा कदम। रिश्वत मामले में गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को तलब किया है। अमेरिकी SEC ने गौतम और सागर अडानी को समन भेजा, 21 दिन में जवाब मांगा। अडानी समेत 8 लोगों पर रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी का आरोप लगाया अमेरिका ने। और अब तो पूरे अडानी ग्रुप पर अमेरिका में केस भी दर्ज हुआ और अब अडानी ग्रुप सेबी के भी रडार पर आ चुका है। जानकारी छुपाने को लेकर अडानी से सेबी ने जवाब मांगा। नियमों के उल्लंघन की भी जांच की जाएगी। गौतम अडानी पर अब सेबी ने शिकंजा कसते हुए गलत जानकारी देकर निवेशकों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। तो अब इस मामले पर भी जांच हो सकती है सेबी द्वारा अडानी ग्रुप की। और रिपोर्ट्स तो ये भी आ रही दोस्तों की अडानी की कंपनियों पर लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का लोन बकाया है, जबकि अडानी ग्रुप के पास 59,791 करोड़ रुपए ही केस हैं। 30 महीनों तक कर्ज भुगतान के लिए काफी है ये। और इस मामले पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी बोले कि अडानी रिश्वत मामले से आंध्र प्रदेश बदनाम हुआ, हम जल्द ही एक्शन लेंगे और सरकार को लोगों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। तो ये कुछ अडानी का मामला चल रहा। और वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्रांड भारत बनाने का मंत्र दिया। कहा कि अगर मान गए ये बात तो आपकी तरक्की पक्की है। सीतारमण बोले कि भारत को अपनी छवि जिम्मेदार पूंजीवादी देश वाली बनानी चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि आर्थिक विकास के साथ ही जिम्मेदारी भी आती है और भारत में इस